नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मक़दम है सरदुर्दू के ख़ास प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ में। आज हम मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा से, जिनका ताल्लुक़ शायरी से है, सहाफ़त से है और निज़ामत से भी। और उर्दू अदब में उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनके सबब उन्हें बहुत से इनाम व इकराम से नवाजा गया है। तो आइए आज मुलाकात करते हैं डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के अब तक के सफ़र के बारे में। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। ये हमारे व्यूअर्स को बताएं थोड़ा सा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं ये इतना अच्छा सवाल है और मुझे बड़ा फख्र होता है जब मैं किसी को ये बताती हूँ कि मैं पक्की दिल्ली वाली हूँ। मतलब मेरी नस्लें पुश्ते भी दिल्ली की मैं पक्की दिल्ली वाली, मेरी नस्लें पुश्ते दिल्ली की। मेरे मतलब हम लोग, मेरे आबा अजदाद 500 साल पुराने दिल्ली वाले, मतलब मेरे दादा परदादा की पैदाइश भी दिल्ली की, यानी आप सोच लीजिए मैं इतनी पुरानी मतलब दिल्ली वाली हूँ। तो मुझे बड़ा फख्र है इस बात पर जब मैं ये बताती हूँ किसी को। जी। अच्छा, तो आपका शायरी की तरफ किस तरह रुझान हुआ? आप मुझसे शायरी का सवाल थोड़ा बाद में करें, क्योंकि शायरी मेरा मेरा बहुत बात का शौक है। पहला मेरा शौक जो था, मेरा पैशन जिसे आप कह सकते हैं, वो जी जी। थी टीचिंग मेरा पैशन था। अच्छा। मैंने तकरीबन जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने तकरीबन 19-20 ईयर्स न्यू होराइजन स्कूल निजामुद्दीन, उसमें सीनियर पीजीटी की हैसियत से मैंने वहाँ पढ़ाया। वहाँ मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही, उर्दू पढ़ाती थी मैं वहाँ पर। और तकरीबन 19-20 आफ्टर 19 एंड 20 ईयर्स मैंने फिर क्रिसेंट स्कूल में दरियागंज, उसमें मैंने एज अ वाइस प्रिंसिपल काम किया। और फिर उसके बाद मैंने जी, तो पहला फर्स्ट मेरा प्रोफेशन बहैसियत टीचर, और जी, और उसके बाद फिर मैंने सहारा ज्वाइन किया। सहारा में मैंने जी बहैसियत सीनियर प्रोड्यूसर ज्वाइन किया था सहारा चैनल के लिए। तो फिर उसके बाद वहां से फिर मैं मतलब यहाँ से मेरा जर्नलिज्म का सफर शुरू हुआ। पहला जो मेरा पड़ाव था वो टीचिंग था, और दूसरा पड़ाव मेरा जर्नलिज्म, और तीसरा पड़ाव मेरा शायरी। क्या बात। मैम, ये तो 3 टीचिंग के पड़ाव थे मेरे। दरमियान जर्नलिज्म का कैसा ख्याल आया? नहीं, जब मैं पढ़ाती थी तो अक्सर ये होता था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एंकर अच्छी हूँ, मतलब ये भी ऊपर वाले की देन है। और मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको कोई खूबी अता की है, आपको कोई काबिलियत अता की है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, उसको माने कि हाँ आपको अल्लाह ने ये दिया है। तो मुझे अल्लाह ने बोलने का अल्लाह ने बड़ा बड़ा मुझे हुनर दिया। और मैं अपने स्कूल में भी बहुत एंकरिंग वैंकरिंग बहुत करती रही, और अपने कॉलेज के टाइम में भी बहुत एंकरिंग की, बहुत प्रोग्राम्स किए। उसके बाद जब मैं टीचिंग में आई तो फिर मुझे लगा कि खाली टीचिंग करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने खाना खा लिया। मतलब मुझे लगा, जैसे अक्सर फीमेल्स को ये लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। मतलब मुझे स्कूल की टीचिंग बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे एक डे टू डे अफेयर। बट फिर मुझे बाद में एहसास होता था मैंने अलग से क्या किया, और वो अलग से करने के चक्कर में फिर मैं टीवी प्रोग्राम्स करती थी बहुत ज्यादा। और इसकी दूरदर्शन पर जो हमारा एक बज़्म प्रोग्राम आता था, काफी टाइम मैंने उसके कैजुअल अनाउंसर रही, उसकी बहुत प्रोग्राम्स किए, न्यूज भी पढ़ी, और दूरदर्शन से बहुत प्रोग्राम्स, फिर ईटीवी उर्दू के बेशुमार मैंने प्रोग्राम्स किए। ये सब मेरा टीचिंग के साथ साथ करियर चल रहा था, आप समझ रहे हैं, टीचिंग एंड प्लस मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस मेरा प्रिंट मीडिया, दे ऑल जी, ये सभी साथ साथ चल रहे थे मेरे। तो उसके साथ साथ मैं आर्टिकल्स लिखती थी, और आर्टिकल्स पब्लिश्ड होते थे, और एक लिटरेरी हैसियत से मैंने थोड़ी बहुत जो भी नाचीज की पहचान बनी। मैंने मकाले पढ़ती थी, एक अच्छी लिटरेरी, क्योंकि घर का माहौल भी लिटरेरी था, तो माशाल्लाह ये सब मैं करती रही। और इसके साथ साथ चूंकि जर्नलिज्म साथ साथ चल रहा था, तो फिर एक वक्त ऐसा आया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे एक ही तरफ हो जाना चाहिए, और मुझे ऑफर भी बहुत अच्छी थी। अभी मुझे टीचिंग करते हुए एक बात का और एहसास हुआ कि
आखिर में आप कहाँ पहुंचेंगे, बहुत से बात आप प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो मेरा जी मकसद ये, और प्रिंसिपल होके आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। जाहिर है मैं इतने सीनियर लेवल पर आ गई थी तो मेरी जिम्मेदारियां, तो मुझे लगा कि जर्नलिज्म के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जो भी सोचती हूँ, जो कहना चाहती हूँ, वो कह नहीं पा रही हूँ। उसके लिए फिर मैंने सोचा, मैंने सहारा ज्वाइन किया। और फिर वहां से मेरा जो सफर, जो असल में मेरी पहचान बनी थोड़ी बहुत, जो भी अल्लाह ने बनाई, वो चौथी दुनिया में बनाई। चौथी दुनिया उर्दू अखबार की एडिटर हो गई मैं। और जी। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं, और मुझे तो नहीं पता, मैं इस अव्वल और तकदीम और ताखिर के चक्कर में नहीं पड़ती और अव्वल और आखिर के चक्कर में भी नहीं पड़ती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की पहली फीमेल उर्दू एडिटर हूँ। तो आपकी बात दुआ है, से माशाल्लाह। जी एडिटर क्या हो बात। गई। और माशाल्लाह 7-8 साल चौथी दुनिया उर्दू अखबार की एडिटर रही। ये मेरा सफर रहा। तो फिर बस जर्नलिज्म में आई तो फिर जर्नलिज्म की होके रह गई। और फिर जर्नलिज्म में सहारा से मेरा शेर में, चूंकि मैं, एक बात है, जब आप शेर पढ़ाते रहते हैं, अब आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाती थी मैं, मेरे पास हमेशा 11th-12th रहती थी और मैं उनको उर्दू पढ़ाती थी। तो मीर, गालिब, फैज, फिरा, जज्बी, मोमिन, मजरू और फराक, गोरखपुरी, मतलब सभी को पढ़ाते 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 अब आप 20 साल मीर को पढ़ा रहे हैं, 20 साल आप गालिब को पढ़ा रहे हैं, 20 साल आप किसी दूसरे शायर को पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह होने क्या लगा, मुतबादल शेर होने लगे कभी कभी। लेकिन मुझे ये हाँ हाँ। एहसास होता था कि अरे कहाँ मीर, कहाँ मैं, हकीर फकीर। तो शेर होता भी था तो मैं मतलब शर्म के मारे किसी को नहीं बताती थी, कि लोग कहेंगे लो इन्होंने मीर की जमीन में शेर कह दिया, ये अपने आप को बड़ी फन खास समझ रही हैं। और फिर मुझे लगता था कभी शेर हो जाता था, फिर मैं सोचती थी कि शेर किसी को सुनाऊं। फिर मैं सोचती थी कि लेकिन ये जमीन तो गालिब की है, अगर मैं इस जमीन में शेर कहती हूँ लोग कहेंगे भैया लो भैया, ये तो भैया उस्ताद मामूली सी उस्तानी है और अपने आप को गालिब का वो समझने लगी। ये सब करते करते एक दिन ऐसा आया कि एक बड़ा अच्छा शेर हुआ, मेरी जिंदगी का पहला शेर। वो भी ऐसे हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, वो मतलब एयर होस्टेस थी वो। और थोड़ा सा उनकी शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उनके हस्बैंड जब वो आती थी फ्लाइट से तो बहुत उनके ऊपर बहुत शक करना और ये करना वो करना। तो एक दिन सहारा में मैं बैठी हुई थी, वो आई तो बड़ी रोती हुई आई मेरी वो दोस्त, मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने कहा कि देखो, फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, एंड फैमिली लाइफ एंड हस्बैंड एंड दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी। वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। हम इस जगह आकर हमें सोचना पड़ता है कि वी हैव टू चूज वन थिंग, इधर और वन इधर थिंग। और में जब आप करते हैं तो साबरीन आप समझ सकती हैं कि कोई भी फीमेल वो यही सोचे कि घर घर इज अ प्रायोरिटी। तो मैंने उनसे यही कहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। कि, मैंने कहा छोड़ दो, कहती है नहीं छोड़ने भी नहीं देता। तो और ये भी कहता है जाओ। मेरी जिंदगी का पहला शेर हुआ, सुनिएगा तैयब, जी जी मैम, जी। 5 साल इरशाद। जी जी जी। जी। पहले वो मेरी तमन्नाओं को पर देता है, पहले वो मेरी हम्म। तमन्नाओं को पर देता है, शक की कैंची से उन्हें फिर वो कतर देता है। आए हाय क्या हाय हाय, बात है क्या भाई, वाह शेर है, वाह पहले वाह। बहुत उम्दा, पह, बहुत उम्दा। बहुत पहले अच्छा। वो मेरी तमन्नाओं को पर देता है, शक की पर कैंची देता से है। उन्हें फिर वो कतर देता है। ये मेरी जिंदगी का कतर पहला शेर देता था। और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो इनकलाब के एडिटर रहे, शकील शमसी साहब, वो भी उस वक्त हमारे साथ उसमें थे, इसमें सहारा में। तो मैंने उनसे कहा, शकील साहब खुद बहुत बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अरूज के माहिर और काफी। तो मैंने उनको बहुत बहुत शर्माते शर्माते ऐसे महफिल जमी हुई थी, शकील साहब बोले कि वसीम साहिबा हो ही नहीं सकता आप शेर ना कहती हो, इतना टाइम आप पढ़ा कर आई हैं और इतनी सीनियर लेवल पे पढ़ा कर आई हैं और पूरा पोइट्री आपको रटी पड़ी है, हर शायर का शेर सुना देती हैं हर मौके से, ये हो ही नहीं सकता आपने शेर ना कहा हो। तो मैंने उनसे कहा जी मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा सुनाइए। मैंने शेर सुना दिया उनको। अरे वाह, फिर क्या उनको बहुत बात। है। अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं मैम आप शेर कहिए। तो ये समझ लीजिए कोई 15 साल की उम्र समझ लीजिए मेरी शायरी की है। लेकिन पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि जिस फील्ड में भी रही अल्लाह ने उसमें बहुत मुझे उरूज दिया। और मेरी तो खैर कोई इतनी माशा हैसियत नहीं थी, लेकिन पसंद करने वालों ने पसंद की। बस एक चीज जरूर है कि मेरी शायरी में लिटरेचर है, अदब है मेरी शायरी में। मेरी शायरी समाज की जी। अक्कास है, मेरी शायरी जिंदगी की अक्कास है। मेरी शायरी में इश्क व मोहब्बत कम है, लेकिन मेरी शायरी में तमन्ना ज्यादा है।
मेरी शायरी में आप हैं, मेरी शायरी में साबरीन है, मेरी शायरी में दूसरे लोग हैं, मेरी शायरी मेरी आपकी शायरी है, मेरी शायरी हमारे दौर की शायरी है। तो ये चीज है। तो यहाँ से मेरा कि पहले वो मेरी तमन्नाओं को पढ़ देता है, शक की कैंची से उन्हें फिर वो शक की कतर कैंची देता से है, उन्हें फिर से वो और कतर जुल्म देता है। बिठाए, फिर ये दूसरा शेर हुआ, जुल्म बिठाए तो लोगों को मोहब्बत ही लगे, जुल्म बिठाए तो हम्म। लोगों को मोहब्बत ही लगे, कुछ ही लोगों को खुदा ऐसा हुनर देता है। हुनर देता है, क्या बात। जुल्म बिठाए तो लोगों को मोहब्बत ही लगे, कुछ ही लोगों को खुदा ऐसा हुनर देता है, और रोज चुभ जाते हैं एहसास में कुछ खार नए, रोज चुभ जाते हैं एहसास में कुछ खार नए, रोज फूलों से वो दामन मेरा भर देता है, हर दिन। रोज फूलों से वो दामन मेरा भर देता है, पहले वो मेरी तमन्नाओं को पर देता है, तक की कैंची से उन्हें फिर वो कतर देता है। क्या बात है भाई, वाह। कहाँ चले गए हमारे दोस्त, बहुत अच्छा। हमारे छोटे भाई? इनके यहाँ लग रहा है कि शायद लाइट का जी प्रॉब्लम जी हो गया। सॉरी जी मैम, एक्चुअली में घर कोई कोई वाले कोई बाहर से बात गेट कुंडी लगाने के बजाय अंदर से लगा गए। अरे जी जी। तो आपने मेरा शेर सुना वो कि रोज चुप बिल्कुल जाते हैं मैम, मैंने एहसास आपका में कुछ शेर रोज फूलों से बिल्कुल वो दामन मेरा अ, भर दे। भर दे। अभी तो बज़्म आज के इस महफिल का आगाज हुआ है मैम। एक व्यूअर हैं जो आपसे जुड़कर सवाल पूछना चाहती हैं, बिल्कुल फरहाना पूछे, शेख। तो मैं चाहूंगा कि उन्हें उन्हें ऐड कर लें और फिर वो आपसे खुद ही सवाल पूछ लेंगी। तो हम बिल्कुल उन्हें बिल्कुल ऐड कर ऐड लेते हैं अगर वो लाइव हैं तो। जी। ओके ओके, उनसे कहें कि अगर वो लाइव नहीं आना चाहती तो वो हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दें, हम बिल्कुल मैम से पूछ जी, लेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है। फरहाना, आप अपना सवाल हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम मैम से पूछ लेंगे। जी साबरीन, कंटिन्यू करें। जी मैम, जब आपका सबसे पहला मुशायरा हुआ था तो जी आपने कहाँ पर अपना सबसे पहला मुशायरा पढ़ा था और कौन सी गजलें वहां आपने सबसे पहले पेश की? मेरा सबसे पहला मुशायरा हुआ था, मुझे वो शहर का नाम भूल गई हूँ, सहारा में रहते हुए हुआ था। वैसे तो बेंगलोर में भी मैंने अपनी शायरी पढ़ी थी, बेंगलोर में सहारा के का एडिशन, मतलब नए एडिशन का इजरा हुआ था। तो उस प्रोग्राम की पूरी निजामत, चूंकि मैं नाजिम भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर है एंकरिंग करती रही तो या उसके साथ साथ निजामत भी होती रही, तो उसकी निजामत भी की थी। तो मैंने अपना मुशायरा बाकायदा जो पहला मुशायरा पढ़ा तो बेंगलोर में पढ़ा है मुझे। क्या बात। जी। और मैम, ये आपके वाली ने जो गजल पहला भी, और आपका जी एक और गजल पढ़ी आपके थी जो उसकी। पहला शेर सुनाया, जी ये मतलब मैं कहूँ कि ये वक्त गुजरता जाएगा और जिंदगी कितनी भी बदल जाए, 2021 बेशक। से लेकर 50 हम्म 3000 कितने भी, लेकिन आपका ये शेर हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा ये खातिन के बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। की अक्कासी करता रहेगा। जी जी ये इस तरीके का शेर है बेशक। मैम, जब आपने मुशायरा पढ़ा, जब पहला मुशायरा आपने, क्योंकि आप एज ए एंकर भी रही हैं तो आपको ऑडियंस का काफी कुछ अंदाजा रहा है, लेकिन जब आपने एज ए शायरा पहला मुशायरा पढ़ा तब ऑडियंस ने आपको किस तरीके से, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? एक एक प्लस पॉइंट मेरे साथ ये था कि मुझे अदायगी आती थी, क्योंकि पढ़ाती रही थी ना। एक प्लस पॉइंट ये था, जी अदायगी आती थी, अरूज आता था, क्योंकि अरूज पढ़ा कर आई थी मैं, तो अरूज पे अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ थी। और जबान की अल्लाह का करम है, जबान तो मैं खुद ही पढ़ाती थी, उर्दू जबान। तो जो कमियां होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कमियां नहीं रही। हाँ, मैंने तहत में पढ़ा, क्योंकि मैं तहत में पढ़ती हूँ, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ती हूँ। तो ये जरूर हुआ कि बहुत पसंद तो की गई बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत डिमांड आई कि मैम आपकी आवाज अच्छी है, तरन्नुम में पढ़ी, हर कोई वहां से ये। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए बेटा, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ती हूँ, मैं तहत में ही पढ़ती हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मैं सुनाती हूँ,
नहीं पढ़ना अच्छा लग रहा तो मैं बैठ जाती हूँ। फिर जो शायरात आपकी तरन्नुम की, आप उनको सुनिए, तो उनको थोड़ा ये अदबी लहजा उनको बड़ा भा गया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा। मतलब वहां से खड़े होके सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, वो कुछ बोलते हैं, शायरा कुछ जवाब देती हैं, तो एक अजीब सा, ये मुझे अच्छी नहीं लगती थी बात। मुझे लगता था कि जब आप मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे खानवादे से हूँ, पढ़े लिखे लोगों के बीच से निकल कर आई थी, खुद भी पढ़ा कर आई थी, तो मुझे ये ज्यादा बेहतर लगता था कि मैं बड़ी संजीदगी से शायरी अपनी सुनाऊं और संजीदगी से सुना जाए। हाँ, क्योंकि जब तक कोई संजीदगी से मेरी शायरी नहीं सुनता, मैं नहीं सुनाती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि अदायगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छी दी है, अदायगी कर लेती हूँ, शेर पढ़ लेती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। इतनी कम शायरी की मेरी उम्र है, उसमें आज मेरी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा है। कल मैं लखनऊ जा रही हूँ सुबह की फ्लाइट से। लखनऊ में इंटेग्रल यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा है कल, बहुत शानदार मुशायरा है, बहुत बड़े बड़े शोरा के। मैं तो बहुत ही अदना सी शायरा हूँ, मतलब मेरे अलावा सब बहुत बड़ा नाम है शायरा, लेकिन निजामत मैं कर रही हूँ उस मुशायरे की। क्या बात है। माशाल्लाह। मैम जी, तो इंटीग्रल अब से आप ही याद आया, सुनाइए। अगर आप इजाजत दें तो जी मैं ये किस्सा बयान करता चलूं। जी 2000 गालिबन 2019 में शायद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मुझे भी निजामत करने का मौका मिला था। जी जी, और माशा गुड। मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसी शख्सियत जिस मंच पर को साझा करती हैं उस पे ये नाचिज भी कई बार जाकर कुछ बोल बैठा है, तो ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और एक किस्सा आपको आई है साबरी, मैं आपको बतलाता चलूँ, नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्हें भी बतलाऊं कि आज से कई साल पहले वसीम मैम का नंबर मुझे मिला था। कई मैं साल इन्हें पहले। एज ए कैमरा मैन ज्वाइन करने वाला था। मैं एज ए बाकी दुनिया। कैमरा मैन इन्हें ज्वाइन करने वाला था, और फिर शायद कुछ मसाइल हुए और नहीं ज्वाइन कर पाए। हाँ, मैम के यहाँ शायद शादी थी, तो मैम ने कहा था कि फिर उसके बाद हम उस पर करेंगे। फिर जो है बातें निकल गई। तो जब से मतलब नंबर कई साल पहले मिला, सिर्फ फोन पर बातें हुई। फिर मैम को फेसबुक इंस्टा वगैरह पे मैंने देखा कि वीडियोस देखे, और पहली बार ऐसा मौका मिला कि एज ए कैमरा मैन तो ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन एज ए गेस्ट हमारे मेहमान के बतौर मैम यहाँ आ गई है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। बहुत बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल। आपकी इस मोहब्बत का, प्यार का मैं बहुत एहतराम करती हूँ। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। जी साबिन। जी, जैसे कि मैम आपने सुना होगा कि बहुत सारे ओपन माइक मंच आ चुके हैं, लोग शायरी पढ़ते हैं, बहुत से नौजवान ओपन माइक्स पे जाते हैं, तो ओपन माइक आपको कैसा प्लेटफॉर्म लगता है कि ये शायरी को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, या फिर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर ये अच्छा है इस फील्ड के लिए, शायरी के लिए, आपको क्या ओपन लगता है? माइक, ओपन माइक यू मीन्स के विदाउट, आई मीन, किस, क्या मतलब, हाँ, वो उसमें ओपन एग्जैक्टली। माइक में लोग, ओपन माइक में लोग पोइट्री पढ़ते हैं बगैर बहर और उरूज के, इसकी कोई पाबंदी नहीं रखते, और बहुत से ऐसे अल्फाज उसमें होते हैं जो कि शायद हम अदब के हवाले से उसको नहीं देखते, कुछ बहुत सी बेअदबी भी उसमें होती है। उसको आप किस तरह से देखती हैं कि ये शायरी को किस तरीके से, मतलब नीचे लेकर जा रहा है, या फिर शायरी के लिए अच्छा है, या फिर क्या? देखिए, एक बात जरूर है कि शायरी का मयार सच में वो नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर हमाशुमा शायरी कर रहा है, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि कुछ मुशायरा पढ़ने के शौक में, और कुछ ग्लैमर के लिए, और कुछ इसमें शोहरत के लिए। पैसे के लिए, शोहरत के लिए लोग मतलब आ रहे हैं सामने। लेकिन आपको सच बताऊं कि अगर आप किसी, मतलब जैसे मेरे जैसी मतलब एक अदना सी शायरा, मैं तो पढ़ाती रही, मतलब तशबीह, तलमीज, त्यारा, सनाए बदाए, हुस्न तालील, सनत तजनीस, सनत सनतें। तज़ाद, जो शायरी की जो मतलब देखा जाए तो शायरी के अज्जा हैं, जो शायरी के लिए जरूरी चीजें हैं, जिनको पता होता है काफिया क्या है, रदीफ क्या है, गजल की सूरत क्या है, गजल किसे कहते हैं, मतलब शेर कैसा होता है, पहला मिसरा उला किसे कहते हैं, मिसरा सानी किसे कहते हैं। तो ये रानी एक, किसे कहते जी जी, ये सब चीजें आज के शोरा को, अगर, मुझे नहीं पता कि कितनी पता है, और मैं ये भी नहीं कहती नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अज्जाए तरकीबी हैं शायरी के, वो कम लोगों को पता होते हैं। और शायरी चूंकि उनको लगता है कि बस शायरी नाम है। वो एक, मैंने कहीं शेर पढ़ा था कि शायरी कोई चारा नहीं जिसको गधे चरने लगे।
तो हालांकि बड़ा मायूब सा हाँ लगता है ये बात है, शेर कहना मतलब ये वाली बात कहना, उर्दू ज़बान आती नहीं शायरी करने लगे। दूसरा मिसरा में तो फिर भी थोड़ी सी अदबियत है, बट पहला मिसरा तो मुझे बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि शायरी कोई चारा नहीं जिसको गधे चरने लगे। लेकिन दूसरे मिसरे पे अगर आप ये देखते हैं कि उर्दू ज़बान, तो शायरी के लिए अगर आप जिस जिस जबान में आप शायरी कर रहे हैं, मेरा मानना है उस पे आपको दस्तरस होनी चाहिए, उस पे उबूर हासिल होना चाहिए उस पे, क्योंकि जबान की चाशनी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, कोई भी जबान हो। अब सादी और शिराजी क्यों मशहूर है? इसीलिए कि भाई उनके यहाँ जबान की चाशनी भी है, अदबियत भी है। बिल्कुल। देखिए ना, फारसी में आप पढ़ते हैं सादी और शिराजी को, तो उनके यहाँ हम्म अदबियत, मैं चूंकि फारसी की भी स्टूडेंट रही हूँ, तो बहुत मतलब अदबी शेर मिलते हैं उनके यहाँ, और जबान की चाशनी भी मिलती है। तो जो मेरा मानना यह है कि जबान आनी बहुत जरूरी है। तो जो आजकल का ये जिसको आप कह रही हैं ओपन माइक, या जिस तरीके से कह रही हैं, इसने शायरी को जवाल तो पहुंचाया है। इसके नतीजे में बिल्कुल। ये हुआ है कि जो अदब के शहपारे सामने आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। अब क्या होता है, अच्छा मुशायरे की शायरी कौन सी होती है? मुशायरे की शायरी वो होती है जो आज आपने सुना शेर और आप भूल गए, घर गए, अब आप घर तक पहुंचे भी नहीं कि आप शेर भूल गए। लेकिन जी अगर आपका शेर अच्छा है तो आप उसे घर तक लेके जाते हैं, घर तक लेके जाते हैं, फिर बिल्कुल। नस्लों तक लेके जाते हैं उसको। ये नस्लों होता तक है ले शेर। बेशक। मैम मैम क्योंकि आपको क्या बात चली लगता है है कि एक, जी जी। मैं कंप्लीट करूं, कंटिन्यू। कि शायरी में कौन किन किन चीजों पर एक जो शायरा है या फिर कोई भी मुशायरा पढ़ने जा रहा है तो उसको किन किन चीजों पे कमांड रखनी चाहिए शायरी के लिए? जबान पे तो कमांड होनी चाहिए, अरूज भी आना चाहिए। जबान पे जी जी, अरूज भी आना चाहिए। अरूज भी आना चाहिए। और मतलब आप ये कोशिश करें कि आप सादगी से अच्छे अच्छे लबो लहजे में अपना शेर अदा करें। और जो एक शेर के ऊपर भीख मांगने की आदत पड़ गई है कि खुदा के वास्ते हम्म दाद दीजिएगा और अल्लाह के वास्ते दाद दीजिएगा, और अब ये देखिए शेर होने जा रहा है, अल्लाह के लिए दाद दे, ये दिस इज यू नो दिस इज नाइस कि आप ऐसे, क्योंकि अच्छा शहपारा, अच्छा शेर अपने आप में दाद वसूल कर लेता है। शायर का काम है बिल्कुल बस अपनी बिल्कुल बात बेशक। कहना, बेशक। और कहाँ तक पहुंचा है ये आपको तालियां बता देती हैं। वैसे तो ताली बजाना भी मायूब समझा जाता है मुशायरे में, मतलब, लेकिन फिर भी अब आजकल तालियां ही चल गई हैं। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि शेर की समझ होनी जरूरी है, काफिया रदीफ पे कमांड होनी जरूरी है, और जबान आनी चाहिए, अरूज पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। और अदायगी करते वक्त अगर मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाती हूँ, बिल्कुल सच्चा वाकया है ये। जी जरूर। कि एक मैं नाम भी नहीं लूंगी, ना शायर ना शायरात, ये नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक बड़े सजधज के साथ एक, अब शायर ही कहना पड़ेगा क्योंकि और क्या कहूँ, हाँ तो बड़ी बिल्कुल। सजधज के साथ बड़ी महकती हुई, बड़ी खूबसूरत सी एक बड़ी लहकती महकती चहकती शायरा पहुंची, और उन्होंने शेर पढ़ा, मतला पढ़ा, फिर मतले के बाद मतला सानी या जो भी था वो पढ़ा, मख्ते तक आ गई। तो एक साहब बैठे थे, तो उनको उनको मतला बड़ा पसंद आया था। तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा जरा मतला जरा फिर से पढ़ दीजिए। वो मक्ता पढ़ती गई, उनका मोहतरमा मतला मतला फिर से पढ़ दीजिए। उनको समझ नहीं आया, उन्होंने दूसरा मतलब सानी पढ़ दिया। मोहतरमा मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतला पढ़िए, मतला पीज पढ़िए आप। तो कहने लगी कि अब क्या कह रहे हो, मतला पतला हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तो जो कह गए। अब बताइए। अल्लाह खैर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पता होना चाहिए कि मतला क्या है, मक्ता क्या है, रदीफ काफिया क्या है, तलमी तशबीह इस्तिआरा जो इसकी मतलब अज्जाए सनतें हैं। तरकीबी हैं, जो लफ्जियात हैं, उनका पता होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं शेर पढ़ रही हूँ और किसी ने कहा कि मैम ये शेर में जैसे अक्सर मैं बोल देती हूँ क्या क्या इस्तिआरे का शेर कहा है आपने, क्या तलमी का शेर कह दिया। तो तशबीह तलमी का एटलीस्ट ये तो बहुत ही जरूरी अज्जाए तरकीबी है। इस्तिआराती शेर है कोई, तशबीहाती शेर है, उसका पता होना चाहिए कि ये शेर है। मतलब जरूरी नहीं कि भाई जैसे मेरी बेशक। तो चली बात इसलिए छोड़ दीजिए कि मैं खुद ही पढ़ाती रही हूँ,
काफी, लेकिन औरों को भी जो इस फील्ड में आते हैं एटलीस्ट कमांड होनी चाहिए। जब आए इस फील्ड में तो कम से कम इतना जरूर पता हो कि इसकी जरूरत क्या है। बेशक। मैम कमेंट थोड़े पढ़ लेते हैं, कुछ कमेंट्स हैं। रहमान साहब लिखते हैं कि आज की शख्सियत जो आपकी मेहमान है माशाल्लाह, बहुत हौसला मिलता है हम जैसे लोगों को। विनोद साहब का एक सवाल है कि शेर ही पढ़ना जरूरी होता है क्या, या कोई ख्याल भी पढ़ सकता है? नहीं, ख्याल, शेर तो ख्याल ही होता है ना, ख्याल भी होता है, बिल्कुल। जज्बात भी होते हैं, एहसासात भी होता है, लेकिन उसको कहने के लिए आपने क्या सिलेक्ट किया है। आप उसको शायरी की फॉर्म में कहना चाहते हैं, आप उसको नज्म की फॉर्म में कहना चाहते हैं, आप उसको दोहे की शक्ल में कहना चाहते हैं, आप उसको किस फॉर्म में कहना चाहते हैं, आप अपनी बात को कहने के लिए क्या चुनते हैं। अब कुमार विश्वास साहब बड़े बहुत प्यारे शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो वो शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं, नज़में भी पढ़ते, लेकिन वो नज़में भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। और बाकी और भी दूसरे शोरा हैं, फैज अहमद फैज, इतना बड़ा नाम दुनिया का, बड़े अच्छे गजल के बड़े अच्छे शायर थे, लेकिन नज्मों ने उनको मतलब जावेदा कर दिया, नज्मों ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आप क्या चुनते हैं अपनी बात कहने के लिए, शायरी की कौन सी फॉर्म चुनते हैं, वो जरूर आपको पता होना चाहिए। और उस पैरामीटर में तो आपको आना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि आपने एक मिसरा तो आपने कह दिया 20 लफ्ज का, और दूसरा मिसरा आपने कह दिया 4 लफ्ज का, तीसरा मिसरे पे आप फिर आ गए 15 लफ्ज। ऐसा नहीं होता ना, एक पैरामीटर होता है हर चीज के लिए, और वो पैरामीटर है अरूज। अगर आप गजल कह रहे हैं तो गजल के लिए आपको अरूज की पाबंदी जरूरी है, जरूरी है। फिर नज्म में भी नज्म मुअर्रा होती है, उसमें आप पाबंदी थोड़ी बहुत करते हैं। एक होती है बिल्कुल आजाद नज्म, उसमें आप अपनी बात कहने के लिए आजाद है, एक लंबी लाइन कहिए, एक छोटी लाइन कहिए, एक बड़ी लाइन, उसमें कोई फर्क पाबंदी नहीं। तो ये मतलब यू हैव टू चूज one thing. I mean, you have to choose one like form of shairi, form of poetry. कि what exactly you want to say, in which form. नहीं हो रहा अब शायरात, हर गली कूचे से शायरात निकल रही हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि शायरी में पैसा, ग्लैमर और ये सब कुछ इतना ज्यादा आ गया है मुशायरों में। तो उसमें जिसको भी लगता है कि वो थोड़ी सी उसकी आवाज अच्छी है, या थोड़ा उनको कोई मतलब वो पता नहीं कह लेती हैं या नहीं कह लेती हैं, जो भी है, तो मतलब मुशायरे में बराबर से तादाद होती है, शायरात की ऐसी बात नहीं है। अच्छी शायरात भी हैं, लिटरेरी शायरात भी हैं, और तो सभी तरह के हैं शायरात। मैम बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि आज पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आप कोई अपनी गजल या कोई नज्म अगर हमें सुना सके हमारे व्यूवर्स को, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी। ये तो इतना बड़ा पिटारा है कि इसमें से निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं क्या सुनाऊं, इतनी सारी शायरी में। चलिए मैंने आपको पहली गजल सुनाई अपनी जिंदगी की, और अपनी जिंदगी की मैं दूसरी गजल भी सुनाती हूँ आपको। तो जब शुरुआत ही यहीं से हुई है, तो हालांकि मैंने आपसे बताया था मैं इश्क मोहब्बत की शायरी नहीं करती, लेकिन फिर भी जाहिर है शायर अपने माहौल से अलग नहीं रह सकता, और कहते हैं कि शायरी तो मतलब जिंदगी की अक्कास है, ताबीर है, तफसीर है, तनकीद भी है शायरी। तो उसी लिहाज से कुछ शेर, मेरी जिंदगी की दूसरी गजल जो मैं आपको सुनाती हूँ। हालांकि ऐसा कभी मुझे आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं हुआ कि ऐसे मेरी कभी कोई सीक्वेंस बनी हो कि मैं पहली गजल, लेकिन चूंकि वो सिलसिला आप लोगों ने ऐसा शुरू किया कि मुझे पहला शेर बताना पड़ा, फिर पहली गजल, तो मैंने सोचा चलिए दूसरी भी बता देती हूँ। तो दूसरी गजल ये यूं थी कि हालांकि मैं बहुत कम पढ़ती हूँ क्योंकि मेरी ज्यादातर शायरी में सहाफत है, और आर्ट जो मैं अपना एडिटोरियल लिखती हूँ जो, तो वो मेरी शायरी की शक्ल में आ जाता है कभी कभी, तो वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। हर एक फूल, ये मेरी दूसरी गजल जिंदगी की, हर मतलब समाप्त कीजिएगा। हर एक फूल पे कुछ ताजगी सी छाई है, हर एक फूल पे कुछ ताजगी सी छाई है, ये लग रहा है उसे मेरी याद आई।
क्या बात है। क्या कहने। हर एक वाह। फूल में बहुत कुछ उम्दा। ताजगी सी छाई है, ये लग रहा है उसे मेरी याद आई है, फिर अपना नाम सुना आज उसके होठों से, फिर अपना नाम सुना आज उसके होठों से, हमारी आंख बहुत दिन में डबडबाई है, फिर क्या अपना वाह, बात। नाम क्या सुना कहने हैं, बहुत आज उम्दा। उसके होठों से, हमारी आंख बहुत दिन में डबडबाई है, और तुम्हारी आंख ठहरती है सिर्फ गैरों पर, तुम्हारी आंख ठहरती है सिर्फ गैरों पर, की है सिर्फ तुम्हारी गैरों बज़्म से उठने में ही भलाई है, तुम्हारी आंख आहा। ठहरती है सिर्फ गैरों पर, तुम्हारी बज़्म से हमारी बड़ी। उठने में ही भलाई है। और एक शेर सुनिए, बंदिशवानी एहसास में ऐसा शेर थोड़ा कम ही होता है, इतना बोल्ड शेर कि तेरे खुतूत जी मैम। छुपा कर जला दिए मैंने, तेरे खुतूत हम्म। आह, छुपा कर जला दिए मैंने, ये किसने शहर में झूठी खबर उड़ाई है, तेरे आहा। वाह, बहुत, तेरे क्या कहने। छुपा कर जला दिए मैंने, ये किसने शहर में झूठी खबर उड़ाई है, ये मेरे अश्क हैं कागज पे दूर तक फैले, ये मेरे अश्क हैं कागज पे दूर तलक फैले, जमाने वाले समझते हैं रोशनाई है, ये मेरे अश्क रोशनाई। हैं, आह, जमाने वाले समझते हैं रोशनाई है, ये मेरे अश्क हैं कागज पे दूर तक फैले, जमाने वाले समझते हैं रोशनाई है, हर एक क्या फूल पे कहने कुछ हैं, बहुत ताजगी खूबसूरत। सिंचाई है, ये लग रहा है उसे मेरी याद आई है। से मेरी याद आई। क्या बात है। वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत। और बताइए क्या मैम सुनाऊं। आपने यहाँ भी हिंदुस्तान में तकरीबन सभी जो है जगह पे शायरी पढ़ी है, और जी हिंदुस्तान के बाहर भी आपने पढ़ा है। जी जी। तो आपको यहाँ और वहाँ में दोनों में ऑडियंस का कितना फर्क लगता है, कि सबसे ज्यादा खूबसूरती से कहाँ के लोग सुनते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरती से तो मुशायरा दिल्ली वाले सुनते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिल्ली की एक तारीख रही है, लाल किले का क्या मुशायरा बात है। और जिसने जिसने लाल किले का मुशायरा पढ़ दिया और वो कामयाब हो गया, समझ लीजिए वो पूरी दुनिया में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि लाल किले का मुशायरा जी। पढ़ना जुए शीर लाने के बराबर है भाई। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, हम पढ़े हैं ये लाल किले के मुशायरे, और ये आप समझ लीजिए मैं 12 साल की उम्र से मुशायरा सुनने जाती थी, तो जहां मैं बैठ के मुशायरा सुनती थी, पहले आखिरी सब ऐसा आया कि अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैं जर्नलिस्ट थी और काफी सीनियर जर्नलिस्ट थी, तो बाकायदा इनविटेशंस मुझे बिल्कुल वीवीआईपी के आते थे, तो मैं आगे बैठने लगी, वहां भी बैठकर मैंने वही मुशायरा सुना जो मैं सबसे आखिरी सफ में उस वक्त बैठा करती थी जब मुझे कोई जानता नहीं था। तो उस वक्त माशाल्लाह मैंने पढ़ा, और फिर उसके बाद एक वक्त वो आया जब उसी स्टेज से मैंने खुद मुशायरा पढ़ा। आप सोचिए कितनी क्या ज्यादा बात मैं है। एक्साइटेड होंगी उस वक्त जब उस मंच से मैं खुद मुशायरा पढ़ रही हूँ, जहाँ का मतलब जिसका जो मेरे लिए कभी ख्वाब हुआ करता था। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसी दिल्ली उर्दू एकेडमी की कमेटी की मैं मेंबर हो गई, गवर्निंग काउंसिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुशायरे होते थे तो मैं उसी स्टेज पे बैठती थी, चाहे मुशायरा पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं। तो ये क्या सब बात। अल्लाह की, अल्लाह का करम है, उसी की मेहरबानी है। लेकिन हाँ, दिल्ली वालों से अच्छा मुशायरा कोई नहीं सुनता, और उसके बाद अगर मुशायरा सुना जाता है तो वो मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बहुत अच्छा मुशायरा सुना जाता है, हैदराबाद में बहुत अच्छा मुशायरा सुना जाता है, तकरीबन सभी शहरों में मुशायरे की तो तारीख है। पुणे में बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार मुशायरा होता है। जो चीफ एडिटर है मेरी सदा टुडे, जो मेरा न्यूज पोर्टल है, असलम चिश्ती साहब, वो पुणे में बड़ा अच्छा मुशायरा कराते हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे। तो मतलब डिपेंड करता है कि मुशायरा, अब जैसे कल इंटेग्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ चुके हैं, वहां पे एक अदबी एक फिजा होती है, और बाकी जितने बिल्कुल। ये मतलब कस्बे देहात वगैरह में मुशायरे होते हैं, मैं तो खैर वहां नहीं जा पाती हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत अवामी मुशायरे नहीं पढ़ पाती हूँ, मतलब ऐसे के मतलब मैं मतलब कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही, बट मैं बहुत नाअहल हूँ अवामी मुशायरे पढ़ने के लिए। मुझे अच्छे से ऑडिटोरियम में कोई अच्छे सी जगह पर थोड़ी गैदरिंग भी थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो तो मैं पढ़ पाती हूँ। बाकी अवामी लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, समझ भी बहुत होती है,
तो डिपेंड करता है कि कैसा मुशायरा है और कैसी गैदरिंग है और कैसी टीम है, स्टेज पे कौन है, ये डिपेंड करता है। जी अब राहत इंदौरी मरहूम जहां भी पहुंच जाते थे बस छा जाते थे, है ना। इसी तरीके से मुनव्वर राना कहीं भी पहुंच जाते हैं, छा जाते हैं। हमारे बड़े अच्छे अच्छे शोरा हैं कि जहां भी पहुंचते हैं अपनी मतलब धाक जमा देते हैं, डिपेंड करता है। जी साबिन। जी मैम, जो नए नौजवान शायर हैं उनको आप क्या दर्ज देना चाहेंगे शायरी के हवाले से? इतना अच्छा आपने सवाल किया है साबरीन। दर्स सिर्फ एक ही, जबान जबान सीख लीजिए अल्लाह के वास्ते। जब तक जबान पे आपकी दस्तरस, आपकी पकड़ नहीं होगी, जबान पे अबूर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल के नौजवानों को क्या है, ना हिंदी पूरी आती है, ना इंग्लिश पूरी आती है, ना उर्दू पूरी आती है। हमने क्या किया, हमने एक जबान पकड़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है, और चूंकि मैं अब तो गूगल के लिए उसके लिए काम कर रही हूँ, एज अ सीनियर लिंग्विस्ट ट्रांसलेशन का काम कर रही हूँ, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करती हूँ। तो आप सोच लीजिए मेरी इंग्लिश भी अल्लाह ने ठीक ठाक ही की है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही कि मेरी जबान पे, उर्दू जबान पर मेरा पूरा उबूर कमांड हो, पूरी पूरी। एक लैंग्वेज पे जो कमांड एक आपको मजा देती है ना, कि कहीं भी आप चले जाएं आप हार नहीं मानेंगे। वहां पे कहीं भी आप चले जाएं आपको कोई हरा नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। मैम आपने माशाल्लाह इतना लंबा सफर तय किया, एज ए टीचर, फिर जर्नलिस्ट, फिर जो है एज ए शायरा, और अभी जैसा आपने बताया कि आप ट्रांसलेट गूगल के लिए कर रही हैं। तो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद मतलब आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या बाकी है जो आप हासिल करना है? मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छे चैनल से जुड़ूं, और मुझे ये इंटरव्यूज करना, मतलब मुझे एंकरिंग का बहुत मतलब अच्छे अच्छे चैनल्स पे प्रोग्राम्स करने का मुझे बहुत शौक है। मेरी ख्वाहिश ये रही कि मैं किसी अच्छे चैनल से जुड़ूं और वहाँ डेली प्रोग्राम्स करूं। दिन में 3-3 4-4 भी प्रोग्राम कोई मुझे दे दे तो मैं कर लूं। वो मेरा एक पैशन है, बस ये चीज। माशाल्लाह। मैम एक मेरा हमेशा सवाल रहता है जो हमारे मेहमान आते हैं इस फील्ड से, कि हम देखते हैं कि कुछ नौजवान कह लें या कुछ ऐसे शायर हैं जो शायरी कम करते हैं और किताबें ज्यादा छपवाते हैं। उनकी किताबें कौन पढ़ता है नहीं पढ़ता है ये तो बहुत बात का सवाल है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मतलब किसी शायर के लिए किताबों का होना बहुत जरूरी है, जो दिखाया जा सके आवाम को कि हमने हमारी 15 किताबें फहरिस्त में हैं? मेरी तो एक भी किताब नहीं है। मुझे इस किताबों के चक्कर में मैं कभी पढ़ी नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई जो सच में अच्छा शायर होगा जिससे वो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो कभी गिनता भी नहीं उसने क्या कह दिया, कितना कह दिया, या नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सबका अपना अलग अलग मिजाज होता है, सबका एक अलग अलग तरीका है जिंदगी का। एक क्वेश्चन है आपके व्यूअर्स का कि मैम बिगिनर्स उर्दू शायरी कैसे सीखें, प्लीज बताएं। हाँ, बिगनर्स को पहले तो जबान, अगर उर्दू शायरी करनी है तो पहले जबान सीख लें, और जबान में भी उसके बाद फिर वो अरूज सीखें कि पैरामीटर क्या है। शायरी का एक पैरामीटर होता है, एक तराजू होता है शायरी का, ये समझ लीजिए। वो तराजू क्या है वो जरूर सीखें, और उसके बाद फिर ये सीखें कि उसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं। फिर ये सीखें कि काफिया रदीफ किसे कहते हैं। काफिया रदीफ की जब तक समझ नहीं आएगी, अरूज की समझ नहीं आएगी, जबान आपको नहीं आएगी, वोकैबुलरी आपके पास नहीं होगी, आप नहीं सीख सकते। जी बिल्कुल। मैम मेरा एक सवाल है कि कई बार जो है हम सीखना चाहते हैं या हम कुछ, जैसे आप, अगर मैं आपका की मिसाल दूं, और ये सभी जो खातून हैं जो लड़कियां हैं उन्हें चाहिए कि आपसे बहुत कुछ सीखें। आपने इतना लंबा सफर तय किया, कई लोग बीच में हार मान जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें नाकामयाब हो गए, ये क्यों करें हम, तो उसके बाद जो वो रुक जाते हैं किसी तरीके से, वो कई बार तो जो है परेशानी में मुब्तला हो जाती है। तो मैम क्या वाकई आप मतलब कोई चीज नाकामयाब होने के बाद किसी फील्ड में, क्या हमें उस फील्ड को छोड़ देना चाहिए या हरगिज हमें नहीं। और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए? देखिए, आपको लगता है ना कि आप इस फील्ड में कर सकते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है अपॉर्चुनिटी। दोनों में बहुत फर्क है। अपॉर्चुनिटी मिल गई लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसमें आप नहीं कर पाएंगे।
मान लीजिए एक छोटी सी, मान लीजिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं कहीं पर चैनल हेड बन गई, एक बात कह रही हूँ, अपॉर्चुनिटी थी, मिल गई, लेकिन मुझे नहीं जी पता कि चैनल्स में क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, किसको कहाँ न्यूज रखनी है, कहाँ क्या करना है, कैसे, तो मेरे लिए तो बेकार है ना वो अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पता है कि मैं ये कर लूंगी, तो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी एग्जैक्टली। है कि आपको उस फील्ड की समझ होनी चाहिए जिसमें आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के बारे में आपको पता हो, कॉन्फिडेंट हो आप कि मैं ये कर लूंगा, तो ही जाएं। जैसे मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, आप मुझे लाल किले पे खड़ा कर दीजिए, मैं बोल बाल के उतर आऊंगी, मुझे पता भी नहीं चलता अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने क्या बोल दिया, कब बोल दिया, कैसे बोल दिया। मतलब एक एक लोग, एक आदमी हो, 1 लाख आदमी हो, 10 लाख आदमी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं, मुझे कभी कोई हेजिटेशन नहीं होता। इसी तरीके से आप मुझे रात में भी उठा के खड़ा कर देंगे और कहेंगे मैम ये क्लास ले लीजिए, आज आप ये पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ा के आ जाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता भी नहीं चलेगा मैंने क्या पढ़ा दिया, क्योंकि खुदा का शुक्र है जो मैं पढ़ा कर आई हूँ और बहुत साल पढ़ाया है, उस पे अल्लाह का करम है कि मेरी पकड़ है। तो ये 2 चीजों में मैं हमेशा अपने आप को रखकर चलूंगी। लेकिन अगर कोई मुझे रात में उठाकर ये कहे कि मैम आप जाइए, एक शादी है उसका अरेंजमेंट कर दीजिए, इवेंट मैनेजमेंट, तो मुझे तो, मैं तो करोड़ बार सोचूंगी कि मैं कैसे करूंगी भाई, कहाँ से किसको जी लाऊंगी, किसको कैसे करूंगी। या कोई और कोई काम दे दे मुझको अचानक और कह दे कि मैम आज से आप रिसेप्शनिस्ट बन जाइए। हुआ है मेरे साथ, एक साहब ने मुझे इतनी, इस अब आकर 2 साल पहले किसी ने मुझे कहा, जॉब की बात हो रही थी तो कि मैम आप रिसेप्शनिस्ट, मैं उनकी शक्ल देखती रह गई। मैंने कहा सर माफ कीजिए ना, तो मैं, मेरी शक्ल इतनी अच्छी है कि मैं रिसेप्शनिस्ट बनूं, और ना मेरा मेरा मतलब वो इतना अच्छा है, पीआर इतना अच्छा है, मैं बहुत खराब रिसेप्शनिस्ट। मुझे मुझे उनको कहना, मतलब उनकी बात बुरी बहुत लगी, बहुत बुरी लगी मुझे, क्योंकि आप किसको क्या ऑफर कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन जी मान बिल्कुल लीजिए वो एज अ रिसेप्शनिस्ट मुझे 1 लाख रुपए महीना भी देते, 2 लाख भी देते, मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मैं बिल्कुल वहां मैम बहुत मिसफिट हूँ, वहां पर उस जगह पर मैं मुझे 10,000 रुपए देकर कोई स्कूल में कहे कि मैम ये लेक्चर कर दीजिए, आप पूरा महीना पढ़ा दीजिए, मैं बिना पैसे के भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि मेरा पैशन है वो। कोई कहे मैम ये जी एंकरिंग कर दीजिए, और मैं करती रहती हूँ, कोई मैम हमारे प्रोग्राम की कर दीजिए, ला कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मैम हम पैसा नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं यार, मत दो, मेरी रूह की गजा मिल रही है ना, मेरी रूह को तो एक तस्कीन मिल रही है ना कि हाँ मैंने ये प्रोग्राम किया, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। मतलब व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज माई सेटिस्फैक्शन, कि मैं कितनी खुश हूँ, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फॉर मी, यस ऑफ कोर्स मनी इज ऑल्सो नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब एग्जैक्टली। कुछ नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आपको बेशक मैम एक आपको 1 करोड़ रुपया देके कोई ये कह जी कि ये पत्थर कूटिए आप, तो आप नहीं कर सकते। अब वही वही बात है। बेशक मैम बिल्कुल आपने जो बताया वो मैं खुद इन चीज आपकी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिला है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे होंगे उनको भी बहुत हौसला मिला होगा इन बातों इंशाल्लाह। को सुन के और कि आप अपना पैशन और प्रोफेशन अगर साथ भी लेकर चलें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप उसके लिए जो आपको खुशी अंदर से दे रहा है आप उसके लिए हमेशा तैयार हैं। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट मैम हूँ कि आप ये कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल। साबरीन आपको कोई सवाल? जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है, एक मुलाकात आपके साथ, जिसमें हम अलग-अलग गेस्ट को बुलाते हैं, जी, तो उसके लिए आप कोई सजेशन देना चाहें, तो प्लीज़ हमारे लिए अच्छा आपको होगा। अपने मायके पे भी एक अच्छी सी गजल सुना के जाती हूँ, चलिए। जी, बिल्कुल जी। मैम हाँ जी, ये मेरी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मशहूर गजल है। अ, घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, घर से दुश्मन की खबर जब हुँ, भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। घर से दुश्मन की खुशी खबर मिलती है। जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें,
लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। लहलहाती हैं नमी मिलती। मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, क्या बात। जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। ये वो दौलत क्या बात है, जो वाह वाह। रास्ते में पड़ी मिलती है। और वो शेर जिसके लिए मैंने आपसे कहा, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके क्या जाऊं बात है, मेरी वाह चौखट वाह पे वाह। वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं बहुत तब मेरी चौखट पे वसीम। बहुत बहुत खूबसूरत। मैम बहुत बहुत अच्छा, ही खूबसूरत। भी वक्त हो चला और अब हमें भी है कि आपको आपने अलविदा। ये साबरीन ने एक बात पूछी थी कि मैम हमारे प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगी। प्रोग्राम इज रियली वंडरफुल, एंकर्स बोथ एंकर्स आर रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल। करें आप खूब तरक्की करें। और साबरीन को तो देख के मुझे इतना प्यार आया इसके ऊपर, इतनी प्यार से बोलती, इतनी मुझे मुझे पता है धीमे लहजे की बच्चे, धीमे लहजे की लड़कियां बोलने वाली अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं कि मैं मतलब मुझे वो बहुत तेज तेज बुलंद मांग बोलने वाली। एक अच्छा एंकर वो होता है जो ना धीमे लहजे में बांध लेता है किसी को। साबरीन और आप माशाल्लाह दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों, यू बोथ आर अमेजिंग, बोथ आर वंडरफुल, दोनों बहुत प्यारे हैं। और चूंकि जान तो मेरी लड़कियों पे ही जाती है, क्या करूं, प्यारी है मुझे लड़कियां बहुत अजीज हैं यार, मुझको बहुत प्यारी है मुझे। तो इसका बोलना ना, मुझे तो मेरा तो मोह लिया, मुझे इसको बहुत प्यार से बोलती है, बहुत नरमी से बात करती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मैम, माशाल्लाह आपके साथ आज का सफर बहुत खूबसूरत रहा, बहुत उम्दा रहा और हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया, बहुत आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कभी किसी प्रोग्राम में आप कहेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगी। और बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए दोनों। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें और हम दोनों को दी इजाजत। फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।